Good morning, students. Today we will discuss about the questions of the first lesson main book, The Best Christmas Present in the World. Earlier we have discussed two questions working with the text. So today we will proceed from question number 3. Why do Jim and Hans think that games or sports are good ways of resolving conflicts? Do you agree? इसका मतलब ये है कि जिम और हैंस गेम और स्पोर्ट्स के बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये आपस के जो विवाद है इनको खत्म कर सकता है, ऐसा वो क्यों सोचते हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो इसके आंसर में हम लिख सकते हैं that both Jim and Hans were soldiers. Both were had hurted. They had seen the suffering of war. It means they are victims of war. वे युद्ध के भयावहता को देख चुके हैं. So it was natural for them to hate war. They favored a peaceful solution to settle disputes. वे इस बात के पक्ष में हैं कि जो डिस्प्यूट है उनका शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए. Games and sports are good ways of resolving conflicts. इतनी बातें आप इसमें लिख सकते हैं और अंत में आप लिख सकते हैं I also quite agree with them. Okay. The third question is, do you think the soldiers of the two armies are like each other or different from each other? क्या दो देशों की सेना आपस में एक जैसी होती है, अलग अलग होती है? इसके आप अगर प्रमाण देखेंगे इस लेसन में तो वो क्या क्या है ये आपको बताना है. फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर. इसका आंसर ये होगा ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर अलाइक इन मेनी वेज. अलाइक का मतलब एक समान. बहुत सारे ऐसे हमारे जीने के तरीके होते हैं जिसमें हम हमेशा एक दूसरे से मैच करते हैं. एक जैसे हमारे तरीके होते हैं, चाहे हम भले ही आपस में दुश्मन ही क्यों ना. ओके. दे लव पीस एंड हेट वॉर. हम सभी शांति चाहते हैं और निश्चित रूप से युद्ध अच्छा नहीं लगता है. दे वांट टू लिव टुगेदर. हम साथ साथ रहना चाहते हैं. अगर इस स्टोरी में अगर कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जिसमें हमें ये पता चलेगा कि दोनों एक जैसे हैं, तो जो एग्जांपल है वो ये है, then they were calling out to us from across no man's land, happy Christmas Tommy, happy Christmas. एक तो ये एक एग्जांपल है. दूसरा जो सेंटेंस है देखेंगे, when we had got over the surprise some of us shouted back, same to you Fritz, same to you. The question number 5th, mention the various ways in which the British and German soldiers become friends and find things in common at Christmas. The British and German soldiers belong to different camps. ये दोनों अलग अलग देशों से संबंध रखते थे. They were enemies in war time. युद्ध के समय में वो दोनों आपस में शत्रु होते हैं. But after all, they were human beings and therefore they had similar feelings. They shared the festive spirit of the Christmas. जो क्रिसमस का त्योहार था उसकी जो खुशी होती है वो आपस में शेयर करते हैं. They got over hatred and played games. वे घृणा को दूर भगा देते हैं, घृणा से दूर होते हैं और आपस में गेम खेलते हैं, खाते पीते हैं, मौज करते हैं. And drank like good friends. Both hated war. दोनों ही युद्ध से घृणा करते हैं. इस तरह की चीजें आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं. Both were anxious to go back to their family at the end of war. दोनों ही देश की जो आर्मीज हैं, they were fond of to go their families and enjoy. क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, व्हाट इज कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट. कोनी का जो क्रिसमस प्रेजेंट वो क्या था?
वाई इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड? क्यों ये क्रिसमस का बेस्ट प्रेजेंट है? इसके लिए अगर हम लिखना चाहते हैं तो कोनी थॉट दैट जिम हैड कम बैक होम फ्रॉम वॉर। कोनी को लगता है कि जो जिम है वो युद्ध से वापस आ चुका है। सी मिस्ट्यू द ऑथर एज जिम। वह आथर को जिम समझ बैठती है, जो कि गलती थी उसकी। सी हैड बीन वेटिंग फॉर हर हस्बैंड जिम। वो अपने पति जिम का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी। सो द कमिंग होम ऑफ जिम वाज द बेस्ट क्रिसमस। इसलिए जिम का वापस आना उसके लिए बेस्ट प्रेजेंट था, सबसे बड़ा गिफ्ट था उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 7, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी सुटेबल फॉर इट? कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल और टाइटल्स? क्या आप समझते हैं कि ये अच्छा टाइटल है इस कहानी के लिए, या इसके अलावा आप कोई और टाइटल या और अधिक टाइटल आप दे सकते हैं तो बताएं, इसके बारे में है। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज मोस्ट सुटेबल। ओके, ये टाइटल बहुत ही सुटेबल है बिकॉज द ओल्ड कोनी, बिकॉज फॉर द ओल्ड कोनी के लिए नो अदर प्रेजेंट कुड हैव गिवन हर सच जॉय एज द कमिंग होम ऑफ जिम। जिम का वापस आना, इससे बड़ा कोई गिफ्ट उसके लिए नहीं हो सकता था। हर प्रिजम्पशन माइट बी रॉन्ग, उसका जो अनुमान था वो गलत हो सकता है, बट शी गॉट द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ हर लाइफ, लेकिन वह इस तरह से अपने जीवन का सबसे बड़ा आनंद वो प्राप्त करती है। ओके, राइटिंग विथ लैंग्वेज में आप जाएंगे तो इसमें आपको ये बताया गया है कि आई spotted it in a junk shop, the Bridport. The man said it was made in the early 19th century. This one was in a bad condition. ये पूरा का पूरा जो आपका ये वर्किंग विथ लैंग्वेज में ये पूरा का पूरा इसमें ये समझाया गया है कि इन द पास्ट टेंस में कभी कभी दो चीजें या दो घटनाएं एक साथ होती हैं, तो हम किस घटना के साथ किस वर्ब का प्रयोग करेंगे और किस घटना के साथ किस वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो ये इसमें समझाया गया है। अब इसको देखेंगे जरा ध्यान से। द इटैलिस द इटैलिस्ट verbs are in the past tense. They tell us what happened in the past. Below. नीचे देखेंगे, read the passage below and underline verbs in the past tense. A man got on the train and sat down. The compartment was empty except for one lady. She took her gloves off. A few hours later, the police arrested the man. They held him for 24 hours and they then freed him. इसमें आपको ये देखना है कि पास्ट टेंस की जो भी वर्ब्स हैं उनको अंडरलाइन करना है। तो सबसे फर्स्ट सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि अ मैन गाट अंडरलाइन कर सकते हैं, एंड ट्रेन एंड सैट डाउन को पास्ट टेंस में इसको अंडरलाइन करना है। द कंपार्टमेंट वाज को अंडरलाइन करेंगे। इसके बाद देखेंगे एम्प्टी एक्सेप्ट फॉर वन लेडी। सी टुक को पास्ट टेंस में उसको अंडरलाइन करेंगे, हर ग्लव्स ऑफ। अ फ्यू आवर्स लेटर द पुलिस अरेस्टेड को अंडरलाइन करेंगे। They held him for 24 hours and then freed को past tense में करेंगे, ये past tense का verb है। नीचे देखेंगे, now look at the sentence। अब नीचे की सेंटेंस को देखेंगे, the veneer had lifted। अब देखेंगे कि lifted past tense में है लेकिन उससे पहले had लगा है। almost everywhere both fire and water had लगा है, देखेंगे ध्यान से, had का प्रयोग किया गया है। तो had का प्रयोग क्यों किया गया है इसको आगे समझाया जा रहा है। नोटिस द वर्ब forms had lifted, had taken, tall। ओके, तो had का प्रयोग कब करते हैं ये इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। The author found and bought the desk in the past. The desk was damaged before the author found it and bought it. इसमें यही समझाया गया है कि जब लेखक ने उस डेस्क को खरीदने से पहले ही वह डेस्क डैमेज हो चुका था। ओके, फायर एंड वाटर हैड डैमेज्ड, आग और पानी ने उस डेस्क को पहले ही खराब कर दिया था। बिफोर द ऑथर फाउंड इट, जब ऑथर उस डेस्क को खरीदता है, जब उसको उसने खरीदा
उससे पहले ही फायर और वाटर से वो डेस्क खराब हो चुकी थी। इसी बात को यहाँ समझना है कि फायर एंड वाटर ने जो डेस्क को डैमेज करने का काम किया था वो पहले ही कर लिया था, इससे पहले कि जब वो खरीदा। यानी खरीदने का काम भी पहले हुआ है और फायर एंड वाटर के द्वारा उस डेस्क को खराब होने का काम भी पहले हो चुका था। लेकिन पहले क्या काम हुआ? पहले काम हुआ है कि पहले डेस्क खराब हो चुकी है फायर एंड वाटर से। ओके, तो जो काम पहले हो चुका है उससे पहले हैड का प्रयोग किया जाएगा और बाकी जो काम पास्ट में हुआ उसको सिंपल पास्ट में उसको हम रखेंगे। देखेंगे वी यूज वर्ब फॉर्म्स लाइक हैड डैमेज्ड फॉर एन इवेंट इन द अर्लियर पास्ट। पास्ट में भी एक अर्लियर पास्ट है और एक पास्ट है, इस बात को ध्यान से समझेंगे। पास्ट टेंस में भी एक अर्लियर पास्ट है, एक सिंपल पास्ट है। जो काम पहले ही पास्ट में तो हुआ है लेकिन किसी काम के होने से पहले ही वो हो चुका है, इसी बात को इस पूरे पैराग्राफ में समझाया गया है। इफ देयर आर टू इवेंट्स इन द पास्ट, यदि दो घटनाएं पास्ट टेंस में घटित हुई हैं एक साथ, जिसमें कि एक पहले और एक बाद में, तो जो घटना पहले हो चुकी है उससे पहले हैड का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आ गया इतना? वी यूज द हैड फॉर्म फॉर द इवेंट दैट अकर्ड फर्स्ट इन द पास्ट। पास्ट की दो घटनाओं के लिए, जबकि एक घटना पहले हो चुकी है और एक उसके बाद में हुई है, लेकिन दोनों घटनाएं पास्ट में हुई हैं, तो जो पहले हुआ है उसके पहले हैड का प्रयोग किया जाएगा। ओके, we also use the past perfect tense to show that something was wished for। जब किसी काम को करने की इच्छा व्यक्त की जाती है तो वहां भी हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। आर एक्सपेक्टेड बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड ऑलवेज वांटेड वन, मैं इससे पहले ये चीज पसंद किया करता था। इस सेंस में इसका यहाँ यूज किया गया है, आई हैड ऑलवेज वांटेड वन। Discuss with your partner the difference in meaning in the sentence below. When I reached the station, the train left. ये सेंटेंस सही नहीं है क्योंकि ट्रेन छूट गई। मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन छूट गई। ये सेंटेंस में हैड का प्रयोग होगा। नीचे वाला सेंटेंस सही है कि व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन मेरे पहुंचने से पहले जा चुकी थी। ओके, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन ब्रैकेट्स। अब नीचे आपके लिए एक्सरसाइज है जिसमें आपको इस पास्ट को दिखाना है। ओके, माई लिटिल सिस्टर इज वेरी नॉटी, मेरी छोटी बहन बहुत शरारती है। व्हेन शी केम बैक फ्रॉम होम फ्रॉम स्कूल यस्टरडे, जब वो कल स्कूल से वापस आती है। सी हैड, अब हैड के बाद फिर टीयर, टीयर को ऐसे नहीं लिखेंगे, वहां लिखेंगे टॉर्न, TORN, हर ड्रेस। वी आस्क्ड, सिंपल पास्ट, वी आस्क्ड हर हाउ इट हैड, हैड का प्रयोग हुआ तो यहाँ पर हैपेंड लिखा जाएगा, थर्ड फॉर्म का यूज होगा, हैपेंड। इट हैड हैपेंड, हाउ इट हैड हैपेंड यानी उसके आने से पहले क्या हुआ, उससे हम पूछ रहे हैं कि अभी तुम्हारे कपड़े फटे हैं, क्या क्या हुआ। वी आस्क्ड हर हाउ इट हैड हैपेंड, सी से, यहाँ से को सेट किया जाएगा क्योंकि पास्ट में घटना हुई है। सी सेड, सी, अब यहाँ पर क्या प्रयोग होगा, हैड और क्वेरल, उसको लिए क्या करेंगे, सी हैड क्वेरल्ड विथ अ बॉय, उसकी एक लड़के से लड़ाई हो गई। सी, अब फिर इसके बाद हैव और बीट है तो यहाँ पर यूज किया जाएगा, सी हैड बीटेन हिम इन अ रेस एंड ही हैड ट्राइड टू पुश हर। आगे देखेंगे, सी हैड told the teacher and so he had chased her and she had fell down and had torn her dress। ओके, इस तरह से इसको फिल करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, अंडरलाइन द वर्ब्स एंड अरेंज देम इन टू कॉलम्स, पास्ट एंड अर्लियर पास्ट। अब आप इस सेंटेंस में पास्ट और अर्लियर पास्ट को अलग अलग करके दिखाना है। माई फ्रेंड्स सेट आउट, सेट आउट ये सिंपल पास्ट में है, टू सी द केव्स इन द नेक्स्ट टाउन बट आई स्टेड, ये भी सिंपल पास्ट।
एट होम बिकॉज आई हैड सीन देम ऑलरेडी, हैड सीन का प्रयोग हुआ है इसका मतलब ये अर्लियर पास्ट है। ओके, व्हेन दे अराइव्ड, अराइव्ड सिंपल पास्ट है, इसको सिंपल पास्ट में लिखेंगे जहां पर पास्ट लिखा है। देयर ट्रेन हैड लेफ्ट को अर्लियर पास्ट में लिखेंगे। दे केम बैक होम, बट ये केम बैक जो है इसको हम सिंपल पास्ट में रखेंगे। बट बाय दैट टाइम आई हैड गॉन you should write in earlier past. Okay. C, so they sat outside. Sat outside will be filled in the simple past column, and ate also in simple past. I had packed, you should write in earlier past. Okay. In D, by the time I returned should be written in simple past column. They had fallen, you should write in earlier past column. Okay. Dictionary work. By the end of the journey, we had run out of drinking water. नीचे find these phrasal verbs in the story. इन phrasal verbs को आप स्टोरी में ढूंढेंगे कि ये कहाँ कहाँ आता है, तो आप इसको ढूंढ करके आप लिखेंगे। अगर हम बर्न आउट की बात करेंगे तो ये सेंटेंस जो है, हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट ए बर्न आउट सेल, ये इस सेंटेंस में आता है बर्न आउट। बर्न आउट का मतलब होता है डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जो आग से बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। सेकेंड, लाइट अप। लाइट अप आता है, दैट वाज द मोमेंट हर आइज लिट अप विथ रिकॉग्निशन, जब उसने जिम को पहचाना, आथर को जिम के रूप में पहचाना तो उसके चेहरे पर बहुत खुशी आ गई। एंड हर फेस ब्राइटन, बहुत चमक गया उसका चेहरा, खुश हो गई वो। हैंसोल्फ एंड आई, अगर लुक ऑन की बात करेंगे तो हैंसोल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड क्लैपिंग आवर हैंड्स। लुक ऑन का मतलब बहुत ध्यान से देखना, ऐसा लगे कि ये व्यक्ति वो नहीं है बल्कि कोई दूसरा है। इस सेंटेंस को लिख लेंगे। नेक्स्ट, रन आउट की बात अगर करेंगे तो द टाइम कम एंड आल्सो too soon when the game was finished. The snaps and the run and the sausage had long since run out. ये सब खत्म हो चुका था, खाने पीने का जो सामान था। नेक्स्ट, कीप आउट की बात करेंगे तो हैंड्स ऑफ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट टू कीप आउट द कूल एज मच एज एनीथिंग टू अवॉइड। कीप आउट का मतलब दूर करना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये सब चीजें समझाई गई हैं कि स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, इस बॉक्स के लिए कितने एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है? 3। स्मॉल है, ब्लैक है और टिन का बना हुआ है। इसमें इस बॉक्स के लिए 3 एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, जिसमें सबसे पहले साइज है, साइज में मतलब स्मॉल, ब्लैक कलर और इसके बाद मटेरियल। ये इसका सीक्वेंस है, साइज, कलर एंड मटेरियल। ये किसी भी नाउन फ्रेज जब हम बनाते हैं उससे पहले इस तरह का सीक्वेंस होता है। ये कोई निश्चित नियम नहीं है कि इसी तरह से हो, चेंज भी होता है, बट नॉर्मल जो नियम है यही है। वी रेयरली यूज मोर देन 4 एडजेक्टिव्स बिफोर ए नाउन एंड देयर इज नो रिजिड ऑर्डर इन विच दे आर यूज्ड। ये कोई कंफर्म नियम नहीं है, बट नॉर्मल नियम यही है। दो देयर इज प्रीफर्ड ऑर्डर ऑफ मॉडिफायर एडजेक्टिव इन ए नाउन फ्रेज एज गिवन। नीचे देख लेंगे कि सबसे पहले डिटर्मिनर का प्रयोग होता है, इसके बाद मॉडिफायर 1 नाइस, लेजी, ब्यूटीफुल, मॉडिफायर 2 टॉल। मतलब सबसे पहले ओपिनियन, फीलिंग, पहले फीलिंग की बात होती है, बाद में साइज, शेप और एज की बात होती है अगर किसी नाउन से पहले उसका प्रयोग करना हो तो। कलर की बात नंबर 3 पर करेंगे और मॉडिफायर 4 मटेरियल की बात नंबर 4 पर करेंगे, और जो हेड वर्ड है नाउन का उसका प्रयोग सबसे बाद में करते हैं। तो नीचे इसी तरह से कुछ नाउन्स आपको दिए गए हैं, एलिफेंट, फेस, बिल्डिंग, वाटर, और उसके लिए एडजेक्टिव्स दिए गए हैं बहुत सारे। उनका हम प्रयोग सबके साथ अलग अलग करके देखेंगे किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो देखेंगे, अगर एलिफेंट की बात करेंगे तो उसके साथ इस एडजेक्टिव में से इनॉर्मस, स्ट्रिक्ट और वाइल्ड का प्रयोग होगा। फेस के लिए चीयरफुल, राउंड और चबी का प्रयोग होगा। बिल्डिंग के लिए सर्कुलर, लार्ज, मल्टी कलर्ड का प्रयोग होगा, और वाटर के लिए ब्लू या कोल्ड का प्रयोग होगा।
स्पीकिंग के क्वेश्चंस आप अपने से कर सकते हैं। ओके, राइटिंग में आते हैं तो राइटिंग में आपको एक कल्पना करके एक कहानी आपको लिखना है, जिसको आप अपने से पढ़ के इसको लिख सकते हैं। और अगर लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो गिवन बिलो इज द आउटलाइन ऑफ स्टोरी, कंस्ट्रक्ट द स्टोरी यूजिंग द आउटलाइन। नीचे किसी स्टोरी की आउटलाइन दी गई है। आउटलाइन का मतलब एक मोटी-मोटी कहानी का आपको फ्रेम आपको बना के दिया गया है कि ऐसी कहानी हो सकती है जिसमें कुछ इस तरह के वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखने की बात ये है कि आप लोग क्या करते हैं कि जो ये ब्लैंक दिया हुआ है, आप लोग केवल इसमें कुछ वर्ड्स को फिल कर देते हैं। इस तरह से कहानी नहीं लिखी जाती है, ध्यान रखिएगा। जो ये ब्लैंक्स दिए गए हैं, ब्लैंक्स में केवल कुछ वर्ड्स का प्रयोग करने से कहानी पूरी नहीं होती है। आपको ये आउटलाइन को एक बार में पढ़ना है, समझना है कि ये कहानी क्या हो सकती है। उसके बाद आपको टोटल अपने शब्दों में कहानी को पूरा करना है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ब्लैंक्स में केवल कुछ वर्ड्स को लिखने से कहानी पूरी नहीं होती है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट द एंड एंड द क्रिकेट ये लेसन हम अगले दिन पढ़ाएंगे। थैंक यू।